So in the previous class we were discussing about how heart works. We discussed about the double circulation through heart. We said that heart is the central organ for the blood circulatory system, which is connected by some channels, some vessels, arteries and veins, and with the help of them the blood is circulated throughout the body. So heart is basically an organ which pumps the blood throughout the body. हमें ये भी पता चल गया कि heart has 4 chambers and these 4 chambers are separated in right and left sections with the help of a muscular wall known as septum. So septum के right hand side में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से इकट्ठा करके वेन्स की हेल्प से वीना कावा लेके आती है। एक ऊपर से एक नीचे से हमने देखा एक चैम्बर है जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, हाँ, या राइट ऑरिकल। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल जो है उसमें वीना कावा ऊपर से भी और नीचे से भी ब्लड सप्लाई करती है और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना ये भी हमारे सिस्टम का फंक्शन है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हैंड साइड में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के अलावा कभी नहीं, मतलब वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट एंट्री किसी भी तरह के ब्लड की नहीं होती है, ना तो राइट में ना तो लेफ्ट में। तो राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आया है वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से वो पुश हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट की जो वॉल्स हैं, वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी और प्रेशर के साथ में ये पल्मनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मनरी आर्टरी से ब्लड चला जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन विल बी टेकन इन बाय द हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी and then this oxygenated blood is taken back into heart. हार्ट में उसको वापस लेके आते हैं। कौन लेके आता है हार्ट में उसको? हार्ट में उसको वापस लेके आएगा पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन, वेन्स मतलब पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है सब दूर और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब इस ब्लड में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हैंड साइड पर राइट एट्रियम में एंटर करता है वीना कावा की हेल्प से और फिर वो सब्सिक्वेंटली उसमें राइट साइड में राइट वेंट्रिकल में जाके और फिर वो आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, हाँ, ये गया लंग्स में जाएगा। अब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया बाय क्रॉसिंग द ट्राइकस्पिड वाल्व और फिर यहाँ से ये पुश हो गया इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अकेली आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। तो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इट एंटर्स इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन विल बी एडेड टू द ब्लड इन हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा इनसाइड द हार्ट, लेफ्ट साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अल्टीमेटली इट विल बी सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड एज अयोर्टा। तो ये डबल सर्कुलेशन है क्योंकि ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट। हमारी जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट में ब्लड का आना और उसके बाद वापस चला जाना बाहर। ये पूरा कार्डियक साइकिल जो है इसमें हार्ट में ब्लड 2 बार आता है और हम कहते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर ये मैकेनिज़्म समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हार्ट में क्या हो रहा है, क्यों हार्ट पंप करता है और पंप करता है तो किस पैटर्न में करता है, इससे बनती है हार्ट बीट। हाँ, तो हार्ट बीट्स के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि ब्लड प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। देन सब्सिक्वेंटली वी विल टॉक अबाउट we will compare between the two types of arteries, two types of vessels, that is arteries and veins। हाँ, और कैपिलरीज के साथ में उनका कंपैरिजन करेंगे।
तो अब देखो आप कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। ये एक सिंबॉलिक हार्ट दिखाया हुआ है जिसमें आपको पता है कि ये दोनों एट्रियम हैं। हाँ, ये राइट वो लेफ्ट, दोनों के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है ब्लू कलर से दिखाया गया है कि ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर से दिखाया गया है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप यहाँ पे ये नोटिस करें, क्योंकि जब हम डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ब्लड आया, पहले डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में राइट हैंड साइड से एंटर किया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर वो लंग्स में गया, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन की हेल्प से फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर आयोटा के थ्रू बॉडी में चला गया। तो डबल सर्कुलेशन। तो हमारा दिमाग इस तरह से सोचने लगता है कि पहले ये बाद में वो, हाँ, कि ये आया ऐसे गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करने लग जाते हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप हार्ट बीट सीखोगे तो आप हार्ट का फंक्शन, कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है वो सीखोगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो एट्रिया हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, किसी भी चैम्बर का एट्रियम का या वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। हाँ, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ चैम्बर ऑफ हार्ट। और जब वो रिलैक्स होता है, फैलता है, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो हार्ट इन अ रिदमिकली सिस्टोल एंड डायस्टोल करता रहता है। एंड वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज नोन एज वन हार्ट बीट। One heartbeat overall contains one systole and one diastole, and here we are talking about ventricular systole and ventricular diastole। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऊपर वाले जो ऑरिकल्स होते हैं उनमें सिस्टोल नहीं होता या डायस्टोल नहीं होता, वो भी अपना ब्लड पंप करते हैं इनसाइड इट। तो अभी हम यही देख रहे हैं क्या, कि ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर हैं हम देखेंगे कि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिस्टोल करते हैं, और इस सिस्टोल को हम ऑरिक्यूलर सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं। हाँ, एट्रियम है ना इनका नाम, ये एट्रियम है, ये दूसरा एट्रियम है, या ये एक ऑरिकल है, ये दूसरा ऑरिकल है। तो आप या तो इसे ऑरिक्यूलर सिस्टोल बोलो या एट्रियल सिस्टोल बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकेनिज़्म समझो जिससे कि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ब्लड यहाँ पे कैसे आएगा, दोनों तरफ से ब्लड एक साथ आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ये जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे ड्यू टू ऑरिक्यूलर या एट्रियल सिस्टोल, यानी कि ये अब बंद होगा। ये बंद होने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज़्म है हमारे नर्वस सिस्टम का, नर्व्स जहाँ पर आकर के मिलती हैं एक नोड बनता है जिसको हम SA नोड बोलते हैं। SA मतलब साइन्यू ऑरिक्यूलर, हाँ, साइन्यू ऑरिक्यूलर, आप इसको साइन्यू एट्रियल भी कह सकते हैं नोड। दिस इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि यहाँ पर जो सिग्नल्स आ रहे हैं ब्रेन से वो रिसीव किए जाते हैं। हाँ, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, मतलब हमारे, आप अपनी इच्छा से हार्ट बीट बंद कर सकते हो क्या? हाँ, कि थोड़ी देर रोक के देखते हैं ना, जैसे नहीं करते कई लोग आपस में खेलने लगते हैं कि कितनी देर तू सांस रोक सकता है। हाँ, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मोबाइल पे भी ऐसे गेम आने लग गए कि अगर आपने इतनी देर तक सांस रोक ली तो आपके लंग्स बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। तो
ऐसे खेल तो खैर चलो अलग बात है, लेकिन हार्ट के साथ ये नहीं खेला जा सकता। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर ब्रीदिंग भी तो इनवॉलंटरी है, वो हमारी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी हैं जो आपकी, जिससे आप अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते, ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो। हाँ, हार्ट की जो मसल्स हैं उन पर आपका एकदम कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप खेल खेल में अगर ऐसा कंट्रोल आपको दे दिया जाए और आपने अपना हार्ट रोक लिया कि आज तो चलो कंपटीशन में जीतूंगा, तो जो लोग खेल रहे हैं वो सारे निपट जाएंगे। हाँ, हार्ट ही रोक लिया तो हार्ट बंद कभी नहीं होता है, सारी ज़िंदगी चलता है। जिस दिन बंद होता है उस दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पेस मेकर है, ये ऐसे नोड, दिस रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसके पास जब सिग्नल जाता है तो ये अपने सिग्नल सबसे पहले ऑरिकल्स में ही भेजता है, क्योंकि ये ऑरिकल्स में लगा हुआ है। तो ये सिग्नल भेज रहा है दोनों ऑरिकल्स को, और इसकी वजह से क्या हो गया, ऑरिकुलर या एट्रियल सिस्टोल। हाँ, एट्रियल सिस्टोल हुआ तो हाई प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड दिस, एंड दीज टू वाल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, वो खुल जाते हैं और ब्लड यहाँ से, कहाँ से, दोनों साइड से, दोनों एट्रिया से, दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स में एंटर करता है एक साथ। ठीक है। हाँ, तो शुरुआत हुई ऐसे नोड से, और ऐसे नोड ने जो सिग्नल भेजा उससे सबसे पहले तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स सिस्टोल कर गए, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। फिर क्या हुआ देखो, अब क्या होगा, अब ये ब्लड इसमें चला जाएगा, तो ये दोनों चैम्बर्स ब्लड से भर जाएंगे। हाँ, अब ये फैलेंगे, है ना, ब्लड तो एंटर करेगा अब इधर। अब यहाँ से ये जो सिग्नल है ये घूमता घूमता इधर चला जाएगा। यहाँ पे एक और नोड है जिसको हम एवी नोड बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। हाँ, तो वो एवी नोड जो होता है, वहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे एवी नोड है, वो एवी नोड इनको धक्का देता है। हाँ, दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स को सिस्टोल करवाता है। दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये बहुत जल्दी से होता है। हाँ, इसकी वजह से ही ब्लड झटके से, जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में, और जो यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो अयोटा के थ्रू चला जाता है बॉडी में। हाँ, अलग अलग आर्टरीज में, जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इनसाइड द हार्ट दैट इज हैपनिंग, दैट इज सिस्टोल। कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। धक्का लगा। तो जैसे ही धक्का लगेगा ये दोनों वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दो वाल्व्स थे। यहाँ पे जो वाल्व था उसको हम पल्मोनरी वाल्व बोल रहे थे, और यहाँ पे जो अयोटा का वाल्व था, हाँ, अयोटिक वाल्व, वो दोनों खुल जाएंगे। ये दोनों जैसे ही खुलेंगे वैसे ही क्या दिखेगा हमको, इनके खुलते ही ब्लड वापस ना चला जाए, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। हाँ, तो पहली आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं लब साउंड। हाँ, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है लब डब। तो वो लब साउंड क्यों आया? क्योंकि ये वाले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जो थे ये दोनों बंद हो गए। इनके बंद होने की आवाज़ है। तो ये जैसे ही बंद होते हैं वैसे ही हमारा सबसे पहली आवाज़ लब साउंड आई है, और इसका मतलब अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है हार्ट में। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो बंद हो गए हैं और ब्लड अब सब तरफ गया है। इस समय बॉडी की आर्टरीज में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर which is normally equal to 120 mm of mercury होता है। ऊपर का बीपी, ऊपर का ब्लड प्रेशर, आपको अगर आपने ये बात सुनी है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप ऊपर का बीपी नीचे का बीपी आप अपने
घर पे अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर का की कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं, ब्लड प्रेशर का चेकअप तो हर कोई करवाता ही है, प्रॉब्लम नहीं भी चल रही है तो भी ब्लड प्रेशर चेक तो आप लोगों ने किया ही होगा। और देयर इज़ अ रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 रीडिंग्स होती हैं। हाँ, ऊपर की नॉर्मल रीडिंग 120 mmHg होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा कंसर्न रहता है हमारा कि ज़्यादा क्यों हो गया, उसको हम हाई बीपी या हाइपरटेंशन बोलने लगते हैं। हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम है, बीपी एक आध बार कभी हाई हो जाए तो दैट इज़ नॉट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम ड्यू टू कंटिन्यूसली व्हेन ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट फ्रॉम योर साइड। मतलब कि आप भागा दौड़ी करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो ही जाएगा, उस समय हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बैठे हो और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर 120 की बजाय 150 160 mmHg चल रहा है तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। और ये अगर परसिस्टेंटली फॉर 7-8 डेज चलता है तो फिर हम कहते हैं कि ये तो एक डिजीज़ है जिसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। तो खैर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बेसिकली व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the blood on the walls of the blood vessels, and specifically we are concerned about the blood pressure inside the arteries, क्योंकि आर्टरीज में ही वो ब्लड होता है जो यहाँ से पंप करने के बाद जाता है। पंप करने के बाद ब्लड वेन्स में नहीं जाता है कभी भी। आर्टरीज आर द वेसल्स विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है और आयोटा भी आर्टरी है ना। कभी भी कोई वेन ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा ही नहीं सकती, वेन में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। उसकी वॉल का थिक और इलास्टिक होना ज़रूरी है, जो आर्टरीज में तो होता है, वेन में नहीं होता। वेन तो फट जाएगी इतने प्रेशर में। तो 120 mmHg का प्रेशर कब लगा? जब ये कार्डियक सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया और ब्लड एक झटके से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? जब ये हुआ तो ये वाले वाल्व्स बंद हुए, लब साउंड आया। हाँ, अब ये वाला जो वाल्व है आयोटिक वाल्व, और अब क्या होगा? क्योंकि अब ये बेसिकली शुरू हो गया डायस्टोल। डायस्टोल शुरू हो गया मतलब क्या हो गया कि अब ये वापस फैलने लग जाएंगे। अब ये वापस फैलने लग जाएगा ऐसे। बंद होने के बाद में ये डायस्टोल ऐसे खुलने लग जाएगा। हार्ट बीट ऐसे हो रही है ना, अभी हम देखेंगे ऐसे हो रही है। तो ये बंद होने के बाद में फैलेगा, दैट इज नोन एज डायस्टोल। सिग्नल आया था एट द टाइम ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर आगे वो ऐसे नोड पे तो रिलीज हुआ, फिर एवी नोड ने उसको आगे फैला दिया और फिर क्या हो गया? फिर वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो जब डायस्टोल होगा तो ये दोनों वाल्व जो हैं ये ब्लड को वापस आने से रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। तो दूसरा साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं डब। पहले था लब, अब हो गया डब। हाँ, लब डब साउंड मेक लब डब साउंड्स मेक वन हार्ट बीट, वन सिस्टोल दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वन डायस्टोल दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोनों मिला करके क्या करते हैं? दोनों मिला करके एक हार्ट बीट बनाते हैं। और इस एक हार्ट बीट में नॉर्मली हमको 0.80 सेकेंड लगता है, मतलब लेस देन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का 80% पार्ट ही लगता है एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में। एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल को मिला करके टोटल टाइम इतना ही लगता है। साइमल्टेनियसली ये बात ध्यान रखें कि इनका भी सिस्टोल फिर इसका भी डायस्टोल होता रहता है। जब इसका सिस्टोल चल रहा होता है तो ये वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है, फिर ब्लड इसमें अंदर आता है, फिर ये अगली बीट के लिए तैयार हो जाता है, फिर इसका
ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, फिर ब्लड इन दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, तो फिर ये वाले वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, ये वाले वॉल्व्स खुल जाते हैं, ब्लड यहाँ से यहाँ आने लगता है डायस्टोल के टाइम में, ये लगातार चलता रहता है। हाँ, तो ये हार्ट बीट जो है 0.80 सेकेंड में एक होना, हाँ, इट gives us a tally of 72 heartbeats, 72 beats a minute। 60 सेकेंड में 72 बीट्स एक हेल्दी हार्ट की होती है। अब वो एग्जैक्टली 72 ही रहेगी ये ज़रूरी नहीं है, 75 भी हो सकती है। ह्यूमंस में हार्ट बीट 60 से लेकर के 100 के बीच में चलती रहती है। हाँ, 60 बीट्स पर मिनट से लेकर के 100 बीट्स। अब ये डिपेंड करता है हेल्थ पर, ये डिपेंड करता है एज पर। बहुत ज़्यादा एजड लोग होते हैं, उनकी बीट थोड़ी सी कम भी हो जाती है कभी कभी। हाँ, जब हार्ट बीट नॉर्मल चलती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी जनरली नॉर्मल रहता है। हाँ, जब हार्ट की रिदम गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं अरिदमिया हो गया, यानी रिदम खराब हो गई है। हाँ, कभी हार्ट तेज बीट करने लगता है, हम कहते हैं टैकीकार्डिया, हार्ट की बीट ज़्यादा हो गई, ऐसे में हाई बीपी के चांसेस होते हैं। कभी कभी ब्रैडीकार्डिया भी हो जाता है। हाँ, ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का स्लो हो जाना। हाँ, ब्रैडीकार्डिया के केस में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो हार्ट बीट का मतलब आपको समझ में आ गया, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हार्ट बीट करता है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली ऊपर नीचे दोनों के चैम्बर्स में हो रहा है। और अ सिंगल हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में हमको टाइम कितना लग रहा है? एक सिंगल हार्ट बीट में हमको 0.80 सेकेंड लग रहा है एक यंग हेल्दी हार्ट में। और बाकी तो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक तो हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात हो रही है, प्लस वन डायस्टोल, ये भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात हो रही है। वन सिस्टोल और वन डायस्टोल मिलकर के 0.80 सेकेंड लगाते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इनटू अ रेट ऑफ, इसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। तो हमारा हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। हाँ, हर 60 सेकेंड में 72 बीट्स हो जाएगी अगर हम 0.80। अब आप 0.80 से एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो आपका 75 बीट्स आएगा, लेकिन वो 72 बीट्स अप्रॉक्सीमेटली एक हेल्दी हार्ट की मानी जाती है। 0.80 बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट, ये बायोलॉजी में वैसा मैथमेटिक्स नहीं चलता है ना। थोड़ा बहुत बीट जो है कभी कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ भी बहुत तरह की हैं, है ना। तो ये आपको एक हार्ट बीट के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात हमने की ब्लड प्रेशर की। हाँ, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। तो ब्लड प्रेशर जो है उसको हम दो तरह से नाप रहे हैं। एक तो हमने लिखा ही था वहाँ पे सिस्टोलिक बीपी, एट द टाइम ऑफ सिस्टोल जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ डायस्टोल द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड ऑफ द आर्टरीज, द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी इज 80 mm Hg, 100 mm of mercury, that is diastolic BP. तो systolic BP and diastolic BP are the technical names of the ऊपर का BP and नीचे का BP। और ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, ये मिनिमम ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, हाँ, हायर साइड में चला जाता है,
तो हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, दैट इज अ डिसऑर्डर। इससे हार्ट पर लोड पड़ता है, अगर लोअर रेंज से नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। हालांकि हाइपरटेंशन पीरियड कोई थोड़े से समय के लिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हम हाइपरटेंशन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम सिंपली हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि टेक्निकली हाइपरटेंशन इज़ अ डिसऑर्डर। हाँ, जो हमारे सिस्टम में कोई खराबी आ गई है उस वजह से हुआ होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई रीज़न हो सकते हैं। हमारा ब्लड अगर थिक हो जाएगा तो भी वो मुश्किल से फ्लो करेगा इनसाइड द आर्टरीज, तो भी ब्लड प्रेशर हाई रहेगा ना। अगर हमारी जो ल्यूमेंस ऑफ द वेसल्स हैं वो थोड़ी सी नैरो हो गई हैं, हाँ, ल्यूमेन मतलब अंदर का जो हॉलो स्पेस होता है वेसल का, वो अगर नैरो हो गया है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कभी आप प्लांट्स को पानी देते हो तो उसको अगर पानी को दूर तक भेजना होता है तो हम उसकी ल्यूमेन को फिंगर लगा के छोटा कर देते हैं तो पानी ज़्यादा दूर तक जाता है। तो बाय रिड्यूसिंग दैट एरिया वी हैव इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर। उसी तरह का इधर होता है। तो अगर वो पतली हो गई है तो हम उसको पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ पैल्पिटेशन, कुछ बेचैनी, स्वेटिंग, कुछ भी ऐसा अनईजी लगने लग जाए तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं वो भी देखो कि हमारे जो एक हमारी बुक में डायग्राम आपने देखा होगा, ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाला। द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्विग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर वर्ड यूज़ किया ही जाता है प्रेशर के लिए, स्विग्मोमैनोमीटर इसका नाम है। आपने शायद देखा भी होगा। इसमें एक रबर कफ होता है जिसको हम हाथ पे इस तरह से बांध देते हैं और एकदम टाइटली बांधने के बाद में विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, जिससे हम एयर पुश करके और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये आर्टरी जो होती है ये यहाँ पे इस तरह से इस पर प्रेशर बनता है। हाँ, तो प्रेशर इन कफ जो है वो 120 के ऊपर तक जाके फिर हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमें ये पता है कि 120 mmHg इज सिस्टोलिक बीपी, हाँ, या 120 के ऊपर भी जो जा रहा है वो सिस्टोलिक बीपी है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप द साउंड जो होगा अंदर, लब डब साउंड जो कि बीट का साउंड है वो ऑडिबल होगा। हमने देखा लब साउंड कब आता है, डॉक्टर को जैसे लब साउंड आ जाएगा वो नोट कर लेंगे कि व्हाट इज़ द हायर साइड ऑफ लब साउंड आ गया, मतलब कि सिस्टोल हो गई है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बंद हो गए हैं तो लब साउंड आया। तो लब साउंड आते ही उनको समझ में आ गया कि ओके ये सिस्टोल अभी हुई है, लब सिस्टोल। सिस्टोल होते ही अब जो प्रेशर है वो क्या दिख रहा है इसके अंदर, ओके 120 दिख रहा है, फाइन। We are saying that this is the systolic BP. This is the blood pressure inside the arteries at the time of ventricular systole. और फिर वो सुनते रहते हैं। दूसरा साउंड आता है तब जब डायस्टोल शुरू होता है और डायस्टोल के बाद ये प्रेशर हट जाता है उन दोनों आयोटिक और पल्मनरी वाल्व्स के ऊपर। उन पे प्रेशर हटते ही वो वाल्व्स बंद होते हैं। हाँ, उन वाल्व्स के बंद होने का आवाज़ जो आता है वो डब साउंड है, उसको हम देखते हैं कि वो 80 पे आया तो प्रेशर इन कफ जो है वो 80 तक पहुंच जाता है। तो ये साउंड सुन करके ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है मैनुअली विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्विग्मोमैनोमीटर। इसका नाम आप याद रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड hypertension and is caused by the constriction of arterioles which results in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of an artery and internal bleeding. Rupture of an artery is known as hemorrhage. हाँ, आपने सुना होगा hemorrhage word, brain hemorrhage। ये hemorrhage जो होता है ये लीकेज ऑफ या रप्चर ऑफ आर्टीरियोल होता है और ये बहुत ही डेंजरस होता है, इससे किसी की डेथ हो सकती है। तो हमें हार्ट के बारे में तो सब पता चल गया।
अब हम साथ के साथ में बात करते हैं उन चैनल्स के बारे में। अभी देखो हमने ये अब तक ये बातें की हैं, क्योंकि अब हमने बुक खोली है तो अपन इसमें देख लें। हार्ट का डिज़ाइन हमको पता चल गया, हार्ट में क्या क्या है, सेप्टम का क्या रोल है, हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, कैसे ऑक्सीजनेट होता है, और ब्लड का डबल सर्कुलेशन हमने सीखा पहले। तो उसके बाद उसको हमने पूरे सिस्टम में देखा, हाँ, कि हार्ट से जो ब्लड है वो पंप होने के बाद दो जगह जाता है, एक तो जाता है सिस्टम में, एक तो जाता है हमारे लंग्स में। हाँ, लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टम में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ जो दिख रहा है साइकिल वो पल्मोनरी साइकिल है, और जो नीचे दिख रहा है दैट इज़ सिस्टेमिक साइकिल। ये दोनों मिलकर के कार्डियक साइकिल बनाते हैं। ध्यान दें कि जहाँ पर ये मिल रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स के बीच का जंक्शन है, वहीं पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। And this is the place where the tissue fluid is found. This is the place where there will be a gap between the cells. Intercellular spaces में यहाँ से लीक होकर के कुछ चीज़ें अंदर भी चली जाती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब भी होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है विद द हेल्प ऑफ द पोर्स। छोटे छोटे छेद होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द योर ब्लड कैपिलरीज, उसकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड द टिश्यू फ्लूइड होता है। हम आगे और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम पहले बात कर लेते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम इस तरह के जंक्शन की बात कर रहे हैं। एक तरफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको दिखता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारा आर्टरी, एक तरफ हमारा वेन। ब्लू कलर से हम वेन्स को दिखाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से दिखाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से दिखाते हैं। तो ये देखें कि हार्ट से ब्लड आया है, मैं येलो इसलिए दिखा रहा हूँ कि चमकता ज़्यादा है वो इस पर। हाँ, वैसे तो ब्लड तो रेड होता है, यू नो। तो हार्ट से ब्लड आया है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया आर्टरीज़ में। किसी भी एक जगह पे आर्टरी जो है वो कई सारी आर्टीरियोल्स में बदल जाती है, और फिर वो आर्टीरियोल्स अलग अलग कैपिलरीज में इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है उसकी। तो ये वो जगह है जहाँ पर सेल्स होंगी, सेल्स के बीच की जगह है जिसको हम इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज आर द जंक्शंस ऑफ द वेन्स एंड आर्टरीज, यानी वेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम, कल भी हम कह रहे थे कि वेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कैपिलरीज एंड आर्टरीज टर्मिनेट टू द कैपिलरीज। हाँ, ये आर्टरीज आर्टीरियोल्स के फॉर्म में और फिर अल्टीमेटली कैपिलरीज की फॉर्म में जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, और यहाँ से शुरू होती है वेन। अब ब्लड लगातार चलता है, ब्लड कभी नहीं रुकता, क्योंकि हार्ट कभी नहीं रुकता। हार्ट लगातार ब्लड पंप कर रहा है तो आर्टरीज में ब्लड लगातार आता रहेगा। 1 सेकंड से भी कम टाइम में नया ब्लड आ जाएगा, है ना। हमने देखा 0.80 सेकंड लग रहा है एक हार्ट बीट में, तो ब्लड बार बार आता रहेगा पूरी बॉडी में चलने के लिए। ये ब्लड इस तरह से इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में जब कैपिलरीज में से होके निकलता है, तो कैपिलरीज में से कुछ चीज़ें लीक होकर के इन बिटवीन द सेल्स जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है उसमें चली जाती हैं। इसमें वो सब चीज़ें निकल जाती हैं एट दिस जंक्शन इन बिटवीन द सेल्स जो सेल्स को चाहिए, यानी ऑक्सीजन निकल जाएगी, जो डाइजेस्टेड फूड आया है जिसमें ग्लूकोज है और जिसमें खास करके अमाइनो एसिड्स हैं। हाँ, फैट्स डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं, जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स कुछ आ जाएंगे तो वही आ पाएंगे, अदरवाइज फैट का ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से होता है, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन डाइजेस्टेड फूड, यदि कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत है तो वो हार्मोन्स या फिर कुछ इस तरह के ऑक्सीजन जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं और सेल्स में चले जाते हैं। सेल्स जिन चीज़ों को रिलीज़ करती है, जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड जैसे मेटाबोलाइट्स हो गए जिनको बॉडी से बाहर निकालना है, या रेस्पिरेशन में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बॉडी से बाहर निकालना है, वो यहाँ पे वेन्स में जाता है। ये वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज से निकलने वाले वेन्यूल्स, जो कि वेन में जाकर के अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ वीना कावा राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम में अपना ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पुश कर देते हैं। आपने देख लिया कैसे करते हैं।
तो हमको यहाँ पे 3 तरह की ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। The network of tubes that circulate the blood throughout the body are called blood vessels. They are of 3 types. हाँ, ये जो सबसे बड़ी है हम इनको आर्टरी बोलते हैं. Arteries carry oxygen rich or oxygenated blood away from the heart. Blood away from the heart केवल आर्टरीज लेके जाएंगी. और इसमें क्या लिखा है कि दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. लेकिन याद रखें यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. हाँ, आपको याद आ गया क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी that takes the blood away from the heart, but the blood is not oxygen rich. That is deoxygenated blood which is taken from the right ventricle to the lungs. तो ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये बात हम याद रखेंगे. खैर हम टेबुलर फॉर्म में जब इनको देखेंगे तब बात करेंगे. लेकिन ये जनरली all the arteries throughout the body except pulmonary artery carry oxygenated blood. और जो aorta जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, तो हार्ट ब्लड उसमें पुश करता है. वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट. यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, द पल्मोनरी वेन. ये वेनिस लिख दिया, वेन्स है ना. वेन कैसे लिखते हैं? ऐसे. हाँ, VEINS, वेन्स. वेन्स क्या है? वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ इस बात में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से वीना कावा लेके आएगी, लेकिन लंग्स से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है. तो पल्मोनरी वेन, हाँ पल्मोनरी वेन यहाँ पर एक्सेप्शन है. हाँ, पल्मोनरी वेन इज द वेन which enters into the left side of the heart from left atrium and takes the blood, oxygenated blood from lungs to the heart. And the junction between the two, that is blood capillaries. जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, और वो सबसे थिन ल्यूमेन वाली, सबसे नैरो ल्यूमेन वाली और सबसे पतली वॉल्स वाली, केवल सिंगल सेल थिक वॉल्स वाली ये वेसल्स होती हैं. तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपको ये देखने को मिलती हैं. तो हमारी बॉडी में बहुत सारी, इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं कि अगर इनको जोड़ दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 62,000 माइल्स लंबा एक ट्यूब बन जाएगा. और ये इतना ज़्यादा है कि पूरे ग्लोब को 3 बार अप्रॉक्सीमेटली आप लपेट सकते हो. हाँ, हमारी एक बॉडी में है ना, ये नहीं कि हम पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं. हाँ, बहुत इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं. तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको हम टेबुलर फॉर्म में अगर कंपेयर करें, ये कंपैरिजन आपको ठीक पता होना चाहिए. बेसिकली हम यहाँ पे 6 कंपैरिजन की बात करेंगे. यहाँ पे 5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊँ आप वो याद कर लो. पहली चीज़ तो क्या है कि हम आर्टरीज वर्सेस वेन्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे. कैपिलरीज ठीक है, कैपिलरीज तो अपन जानते हैं कि दोनों के बीच का जॉइंट है, तो हेड टू हेड कंपैरिजन उसका है नहीं. लेकिन आर्टरीज और वेन्स का कंपैरिजन जो है वो हेड टू हेड कंपैरिजन है. क्या कंपैरिजन है कि आर्टरीज जो है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जो भी आर्टरी है उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. और पल्मोनरी आर्टरी भी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ही लेके जाती है. तो दूसरी बात है कि दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. वेन्स टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें. जबकि आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन. फिर हम कहते हैं कि क्योंकि आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे नीड टू टॉलरेट अ लॉट ऑफ ब्लड प्रेशर. सो द ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज वेरी हाई. हाँ, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें कि
हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, जबकि वेन्स में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, लो ब्लड प्रेशर होता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को विथस्टैंड करना है तो थिक वॉल्स होती हैं। हाँ, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं और साथ में इलास्टिक भी होती हैं। हाँ, वो फैल सकती हैं, वैसो डायलेशन, वो सिकुड़ सकती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन। हाँ, अपने डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन से भी वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। हमारा सिस्टम ब्लड प्रेशर को वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से भी कंट्रोल करता है, तो वो इलास्टिक भी होती हैं। इसमें वाल्व्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं वाल्व्स होते हैं? वाटर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। आपने देखा 4 तरह के वाल्व्स। आप ये भी पता समझ लो कि जो वेन्स हैं उसमें भी वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स एंड इन हार्ट बट नॉट इन आर्टरीज। वाई? व्हाट इज द रोल ऑफ द वाल्व्स? वाल्व्स का रोल है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन करना, यानी ब्लड वापस पीछे ना आने लग जाए, एक ही डायरेक्शन में चले, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना, ये उसका काम है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, हाँ, अगर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े तो वाल्व्स की भी ज़रूरत नहीं है। आर्टरीज, हमने देखा कि आर्टरीज में ब्लड जो है वो हार्ट के पंप के बाद, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आता है, तो हाई प्रेशर रहता है हमेशा, और 0.80 सेकेंड के बाद, यानी 1 सेकेंड से भी कम के बाद दूसरा ब्लड फ्लो आ जाता है, यानी दूसरा सिस्टोल शुरू हो जाता है। तो इसमें कभी ये गुंजाइश ही नहीं होती, कभी ये ऐसा मौका ही नहीं आता कि ब्लड रिवर्स चलने लग जाए। इसलिए यहाँ पर ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना के रखने के लिए वाल्व्स की ज़रूरत नहीं है। वेन्स में वाल्व्स की ज़रूरत इसलिए है कि वेन्स एक तो नीचे से ऊपर ब्लड लेके आ रही हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी ब्लड के ऊपर एप्लीकेबल है, और दूसरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, लेग्स में कोई हार्ट जैसा पंपिंग ऑर्गन नहीं है जो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा हो और ऊपर भेज रहा हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि ब्लड किसी टाइम पर वापस जाने लग जाए। तो वेन्स में जगह जगह इस तरह के वाल्व्स होते हैं विच डज नॉट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आर्टरीज आर डीप सीटेड इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में गहराई पर होती हैं आर्टरीज, और आप अपनी बॉडी के ऊपर देखोगे तो आपको बॉडी पे वेन्स दिखाई देंगी। हाँ, ब्लूइश कलर का आपको वेन्स दिखाई, आप ऐसे देखोगे इधर कहीं आपको ब्लू कलर का। कभी आपने अगर ब्लड टेस्ट करवाया हो या ब्लड दिया हो किसी को, तो यहाँ पर ये आपको जो दिखाई देने लगती है, हाँ, इस तरह की, ये जो ब्लू कलर का, आप अपने हाथ में भी देखो, किसी के भी हाथ में देखो, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, पता नहीं अब आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही ऑनलाइन का, हाँ, लेकिन शायद आपको थोड़ा बहुत अपने हाथ में देख लो यार, इसमें नहीं दिख रहा तो, है ना, तो इसमें देखो आप, और अगर दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेन है। वेन आर सुपरफिशियली लोकेटेड, यानी कि ये पेरिफेरल होती है, हमारी बॉडी के बाहर से दिख जाती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि देखो, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, तो आर्टरीज तक बात नहीं पहुंचती है। हाँ, आर्टरीज को नुकसान नहीं होता है। वेन्स में से या वेन्स के वेन्यूल से या यहाँ पे कोई कैपिलरीज हैं, उनसे कुछ ब्लड का लॉस हो रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लॉस हो रहा है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लॉस अगर हो जाएगा तो ये ब्लड वो है जो सेल्स में जा रहा है फॉर जनरेटिंग ऑक्सीजन, हाँ, फॉर टेकिंग पार्ट इन रेस्पिरेशन। तो इस ब्लड को बिल्कुल भी इस ब्लड को बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए दे आर डीप सीटेड, वो गहराई में होती हैं। और ये जो वेन्स होती हैं दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड। कैपिलरीज जो हैं दोनों के बीच में कनेक्ट हैं, इनकी वॉल थिनेस्ट होती है, एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमन होता है, वाल्व्स का कोई सवाल ही नहीं उठता, और सिचुएटेड एट द टर्मिनल्स ऑफ द आर्टरीज एज वेल एज वेन्स। आर्टरीज वहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, वेन्स वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। हाँ, तो ये तो बात हुई वेसल्स की। अब हम बात करते हैं ब्लड की। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहला हार्ट, दूसरा वेसल्स और तीसरा ब्लड।
तो हार्ट और वेसल्स की बात हम कर चुके, अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं कि ब्लड का क्या है। तो ब्लड जो है वो देखो, ब्लड जो है वो एक्चुअली एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमने देखा था कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, 9th क्लास में सीखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें एक मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे एक लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसके अलावा इसमें सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। हाँ, आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। आरबीसी में जैसा आप जानते हो हीमोग्लोबिन होती है। आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर होने के बाद, शुरू में होता है जब ये नई नई बनती है, बाद में नहीं होता है। तकरीबन 90 to 120 डेज़ इनकी एज होती है, और ये 90 to 120 डेज़ मतलब 3 से 4 महीने हैं। और ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। हाँ, ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ये 3 से 4 लाख आरबीसीज मिल सकती हैं। तो इनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है वो आपको पता चल गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ओनली, बिकॉज वही ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचकर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आरबीसीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, एंड हीमोग्लोबिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्लड। दैट हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स में जाएगा लंग्स से। हाँ, डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है, हमारी इम्यूनिटी उसकी ही वजह से है। और प्लेटलेट्स, जैसा कि आप शायद जानते ही हो छोटी क्लास से भी, कि ये हमारे ब्लड को लूज़ नहीं होने देता, ये क्लॉटिंग करता है। हाँ, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ एन इंजरी। हाँ, इंजरी होती है, आउटर स्किन अगर रप्चर हो जाती है, अगर कुछ ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज हो जाती हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स इस ब्लीडिंग को रोक देती है। तो ब्लड के फंक्शंस वही हैं जो इनके कंपोनेंट्स के फंक्शन हैं। प्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। अगर हम इनके ब्लड के कंपोजिशन को देखें तो हमारा ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ही। और अगर हम हमारे ब्लड का देखें कि अदर फ्लूइड्स एंड टिश्यूज़ 92%, हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के का 8% होता है। हाँ, हम कहते हैं कि ह्यूमन एडल्ट की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है। इसकी कंपोजिशन में प्लाज्मा 55% है। प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। 45% हमारी सेल्स होती हैं, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को हम ब्लड सेल्स या ब्लड कॉप्सल्स बोलते हैं, वो 45% बनाती है। हाँ, रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है, ये बात आप जानते हो। हाँ, तो प्लाज्मा जो है उसमें देखें कंटेन्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, प्रोटीन, वेस्ट मिक्स्ड इन इट। हॉर्मोन्स भी होते हैं इसमें। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। हीमोग्लोबिन विद बाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दोनों के साथ में बाइंड होता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी को बनाने का काम करता है, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। एंड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन का काम करता है। तो ब्लड का कंपोजिशन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। आर्टरीज वर्सेस वेन्स दोनों का कंपैरिजन जो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन है। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन, डबल सर्कुलेशन, ये सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर जनरल नॉलेज है, जिसमें से छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जानकारी हमने आपको यहाँ पे दी है। तो हमारी बॉडी में ये सब बातें ये हमारे ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गई हैं। एक छोटा सा सिस्टम और है, एक और फ्लूइड है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल अगली क्लास में देंगे।
ठीक है, तो कल की क्लास में हम आगे बात करेंगे लिम्फ के बारे में और लिम्फ के रोल्स के बारे में। दैट कैन ऑल्सो बी ए 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी बुक पे नज़र मार लो कि जो आपकी बुक है उसमें आप क्या क्या पढ़ चुके हो। इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, और हमने स्ट्रेट अवे ब्लड सर्कुलेशन की बात करनी शुरू की। तो हमने हार्ट की बात कर ली, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब आप लोगों को क्या करना है, इस हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करना है। खूब सुंदर डायग्राम बनाओ, कई बार बनाना, और बिना देखे इसका डायग्राम बना करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द, ये वाला डायग्राम भी प्रैक्टिस करो। ये क्या है, दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी आपने बताना है। ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर चुके। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स हमने रिसेंटली बात की। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं। लिम्फ थोड़ा सा बचता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फ के बारे में और फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। आप बहुत ध्यान से वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते जाओ, जो जो सेक्शंस हम कवर करते जा रहे हैं। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लाइफ प्रोसेसेस में, इसलिए लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, कई बार इसमें मार्क्स लूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ध्यान से छोटी बातें नहीं पढ़ते। बड़े बड़े सिस्टम तो हमें पता होते हैं, हम डायग्राम बनाना भी सीख जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी हुई होती, तो छोटी छोटी बातें, जैसे कि हमने आपसे बात की, एग्ज़ाम में भी आपसे, टेस्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि लंग्स को स्प्रेड आउट कर दें तो कितना एरिया कवर करेगा, तो उसका आंसर था 80 स्क्वायर मीटर, लेकिन बहुत लोग बता नहीं पाए। अब जो लोग नहीं बता पाए, क्लियर है ना, तो उन्होंने क्लास में ध्यान दिया। ये बात मैंने क्लास में भी पॉइंट आउट करवाई थी, बुक में दिखाई थी कि देखो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बुक भी नहीं पढ़ी। ये बात बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि बुक नहीं पढ़ रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, उनके साथ में प्रॉब्लम होगी आगे चल के। अभी तो शुरू शुरू में आपको ठीक है, सब आसान आसान लग रहा है, आपके पास टाइम भी काफ़ी इफरात में होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाएंगे उस समय आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाओगे। तो ठीक से एनसीईआरटी जल्दी पढ़ लो, बाद में आपको उसे बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। चले, तो बाकी बातें कल की क्लास में। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स वाला हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया लिम्फ को छोड़ करके। हाँ, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।